हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मीरा कशिश के हाथ से आईपैड ले लेती है तो उसकी आंखें बही हो जाती है। हाँ, वे कशिश के बीच थी, लेकिन बाहर का इन्फॉर्मेशन और टीवी जैसी दुनिया से मीरा को बहुत दूर रख दिया गया था। यहाँ तक कि उसके पास फ़ोन भी नहीं था। इसलिए मीरा को अभी तक मृत्युंजय और महक की शादी के बारे में नहीं पता था। मीरा के रिएक्शन पर कशिश हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, तुम्हारे भागने के इल्ज़ाम में महक अवस्थी को सज़ा मिली है, तुम्हारे भाई के बेबी बनके। मीरा अपनी आंखों में नमी लिए तस्वीर को देख रही थी और वो हैरानी से कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उनकी शादी तो शनाया के साथ हो रही थी। कशिश व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारे भाई ने एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया और उन सब की जिम्मेदारी तुम हो, मीरा सारंग। इसलिए सुधांशु अवस्थी तुमसे बेपनाह नफरत करता है, क्योंकि सुधांशु अवस्थी ने तुम्हारे कारण अपनी मासूम बहन को खो दिया। मीरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसके सामने महक के वो आस भरी नजरें, महक का मीरा को समझाना, सारे सीन आने जाने लगते हैं। कशिश मीरा के हाथ से आईपैड लेकर बोला, एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कशिश मित्तल क्या चीज़ है, तुम बस देखती जाओ। इतना कहकर कशिश आईपैड लाइट स्टैंड पर रख लाइट्स ऑफ कर देता है और लेट जाता है। मीरा कुछ देर कशिश को देखने के बाद अपने आंसुओं को साफ करते हुए जाकर सोफे पर सिकुड़ कर सो जाती है। महक पूरे परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, लेकिन मृत्युंजय वहां नहीं था। वो ऑफिस जा चुका था। महक विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, वो कहाँ है? रचना महक को देखते हुए बोली, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा पति कहाँ है? महक रचना की बात पर बोली, दरअसल मेरी नींद खुलने से पहले ही वो चले गए, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वैशाली महक की बात पर बोली, दीदी आपका बागर बिल्ला यहाँ पर नहीं है तो अच्छे से खाओ, जियो, ऐश करो। उसके बारे में सोचकर दिमाग का भाव क्यों उठा रही हो? बिना मतलब का टेंशन बस होगा। विप्लव वैशाली का साथ देते हुए महक से बोला, करेक्ट। वैशाली बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी भाई पहली बार ऐसे बिना नाश्ता करे ऑफिस नहीं गए हैं, कुछ ज़रूरी काम होगा। रचना विप्लव को घूर कर देखती है, जिस पर विप्लव बात बदलते हुए रचना से कहते हैं, मॉम आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि मैं मास्टर्स कहाँ से करूँगा और 2 दिन बाद मैं जा रहा हूँ एडमिशन के लिए। रचना विप्लव की बात पर सिर्फ अपना सिर हिला देती है। पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है। रात के वक्त मृत्युंजय काफ़ी देर से घर आता है और बिना महक से बात करे ही खाना खाकर सो जाता है। महक उदास सा मुंह बनाकर खुद भी सो जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। 2 दिन बाद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी विप्लव रिया के साथ आज एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी आया हुआ था। विप्लव इधर उधर देखने लगता है, जिस पर रिया कहती है, इधर उधर क्या देख रहे हो बापी, कोई आने वाला है क्या? विप्लव अपना सिर हिलाकर बोला, हो यूँ सुधांशु आने वाला था, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। रिया एंट्रेंस की तरफ देखते हुए बोली,
आ गया तुम्हारा सुधांशु, और भूलना मत आज उसकी और मेरी फ्रेंडशिप करवानी है तुम्हें। विप्लो रिया को घूरते हुए बोला, मैं देख रहा हूँ रिया, तुम्हारा इंटरेस्ट मुझसे हटकर सुधांशु के ऊपर जा रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? रिया विप्लो की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, तुम्हारे दिमाग में तो कुछ भी चलता रहता है। तब तक सुधांशु भी वहाँ पर आ जाता है। विप्लो सुधांशु से हाथ मिलाते हुए बोला, फाइनली देखो मैं आ गया यहाँ। विप्लो की बात पर सुधांशु हल्का मुस्कुरा कर बोला, वेलकम। विप्लो सुधांशु से रिया को मिलाते हुए बोला, मुझे तुम दोनों को मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन विला में तुम दोनों मिल चुके थे, लेकिन फिर भी मिल लो। रिया लुथरा मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और अब हम दोनों साथ में मास्टर्स करने वाले हैं। सुधांशु विप्लो की बात पर बोला, सीरियसली तुम्हारी सिर्फ फ्रेंड है। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। सुधांशु विप्लो की बात पर बोला, शुभ शुभ बोलो, गलती से भी घर में किसी के सामने मत कह देना, वरना मेरी शादी हो जाएगी इस मोटी के साथ। विप्लो को नहीं पता था कि सुधांशु और मीरा का रिश्ता क्या था, इसलिए वो सुधांशु से काफ़ी कंफर्टेबल होकर बात कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो महक का भाई है। सुधांशु विप्लो की बात पर मुस्कुरा देता है और रिया विप्लो को मारती है। सुधांशु उन दोनों के बीच में आकर कहते हैं, लड़ना बंद करो और चलो। दोनों एक दूसरे के बाल खींचते हुए सुधांशु के साथ चल पड़ते हैं। कुछ आगे आकर एक लड़की आकर सुधांशु से टकरा जाती है। सुधांशु उसे कमर से पकड़कर गिरने से बचा लेता है। वो लड़की एकटक सुधांशु को देखने लगती है। सुधांशु उसके ध्यान को भटकाते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, तुम खड़ी हो सकती हो। लेकिन वो लड़की एक तक सुधांशु को बस देखे जा रही थी, मानो उसके कानों में सुधांशु की आवाज़ ही नहीं जा रही थी। सुधांशु एक नज़र उसे देखने के बाद छोड़ देता है, जिस कारण वो लड़की धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे गिर जाती है। सुधांशु उस लड़की को इग्नोर कर विप्लो और रिया से बोला, चले। रिया उस लड़की को उठाते हुए सुधांशु से थोड़ी नाराज़गी से बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुधांशु रिया की बात पर बोला, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो हर लड़की की मदद करता रहूं। इतना कहकर सुधांशु एक नज़र रिया और विप्लो को देखकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। नित्या जाते हुए सुधांशु को देखकर थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, मिस्टर ऑर्गेंट। सुधांशु नित्या की आवाज़ पर मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट कॉल मी दैट नेम। नित्या सुधांशु की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, यू नो व्हाट, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। सुधांशु नित्या के सामने खड़ा होते हुए बोला, सो लेट मी टेल, किसी बिजनेसमैन की बेटी हो या किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती हो? नित्या हल्का मुस्कुरा कर बोली, तीनों मिक्सअप हूँ। सुधांशु बिना किसी भाव के नित्या को देखते हुए बोला, नाइस, बट स्टे अवे फ्रॉम मी। इतना कहकर सुधांशु काउंटर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर एडमिशन हो रहा था। नित्या जाते हुए सुधांशु को देखने लगती है और मुड़कर
विप्लो से कहती है, उसका नाम क्या है? विप्लो एटीट्यूड में बोला, उसने कहा ना दूर रहना। सो वाई डू यू वांट टू स्टिक अराउंड लाइक ए लीच? नित्या विप्लो की बात पर बोली, क्योंकि मैं कभी किसी का उधार नहीं रखती। रिया विप्लो की तरफ देखते हुए बोली, वापी शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। विप्लो रिया की बात पर अपना सिर हिलाता है और रिया के हाथ को पकड़कर सुधांशु के पीछे चला जाता है। नित्या उन लोगों को जाता हुआ देखती है कि पीछे से एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी, वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया। नित्या पलटकर उस लड़के से बोली, यार सॉरी, अगर तुम इस तरीके से लेट करोगे ना तो मैं भाई से कह दूंगी कि मैं अकेले आ जाऊंगी कॉलेज। एक तो तुम्हें बॉडीगार्ड की तरह मेरे पीछे लगा रखा है। सौर्य जो कि रौनक का भाई था, नित्या के बात पर अपने कान पकड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी बेबी, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। नित्या शौर्य के हाथ को नीचे करते हुए बोली, यार ऐसी हरकत करना बंद करो, सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, चलो अंदर, एडमिशन का वक्त हो गया है। शौर्य अपना सिर हिलाता है और दोनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मृत्युंजय का केबिन मृत्युंजय फाइल्स के बीच में खोया हुआ था। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा खुलता है और अमृत अंदर आता है। मृत्युंजय सिर उठा अमृत को देखते हुए बोला, क्या हो गया अमृत? मृत्युंजय के सामने बैठते हुए बोला, वही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है? तुम्हारे और महक के बीच में झगड़ा हुआ है क्या? मृत्युंजय अमृत की बात पर बोला, यार तुम काम पर ध्यान दो ना, मैंने पहले ही कह रखा है कि घर के डिस्कशन हम ऑफिस में नहीं करेंगे, तो तुम इस बात को यहाँ क्यों निकाल रहे हो? अमृत अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, इसका मतलब तुमने ज़रूर महक को कुछ कहा है। तो बताओ क्या कहा है तुमने महक को? वो काफ़ी उदास नज़र आ रही थी। मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर बोला, हम दोनों के बीच में थोड़ी बहस हुई थी, अभी नहीं 2 दिन पहले, बस हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। अमृत मृत्युंजय को तरेड़ते हुए बोला, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, बात ना करने वाला जो तमाशा है तुम्हारा। महक ऐसी लड़की नहीं है, मतलब तुमने ही कुछ किया है। मृत्युंजय अपनी आईब्रो को हल्का सा रब कर अमृत से बोला, तुझे पता है मैं अपनी सारी टेंशन सिर्फ 2 लोगों से डिस्कशन करता हूँ, एक तुझसे और दूसरा राजीव से। मृत्युंजय की बात पर अमृत अपना सिर हिलाते हुए बोला, ये तुम्हारी बचपन की आदत है, तो क्या हो गया था? मृत्युंजय गहरी सांस लेकर बोला, महक डांस करना चाहती है, क्योंकि पहले वह एक स्कूल में डांस टीचर थी। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।